मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और इसमें जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सबसे पहले यूपीएससी के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको सेबी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद कैग के बारे में चर्चा करेंगे। अतः आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो इससे जो परंपरागत प्रश्न आपके होंगे वो छूट जाएंगे और इस टॉपिक से कई सारे जो आपको ट्रेडिशनल प्रश्न होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य है कि आपका एग्जाम में जो कुछ करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो नहीं छूटे, इसके अलावे जो परंपरागत प्रश्न है वो नहीं छूटे। तो आइए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यूपीएससी के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यूपीएससी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। तो अभी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो आपको श्री प्रदीप कुमार जोशी बनाए गए हैं और इन्होंने श्री अरविंद सक्सेना का स्थान लिए हैं। यूपीएससी में जो सदस्यों की संख्या होती है वो आपको 11 होती है, अध्यक्ष सहित। इसके बाद यूपीएससी का मुख्यालय भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो यूपीएससी का जो मुख्यालय है वो आपको नई दिल्ली में है और यूपीएससी का जो गठन हुआ था वो औपनिवेशिक भारत में ही हुआ था, आपको 1 अक्टूबर 1926 को। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी में जो सदस्य अभी होते हैं वर्तमान में वो कितने होते हैं? 11 होते हैं, अध्यक्ष सहित होते हैं। यूपीएससी का जो मुख्यालय अभी वह कहाँ है? तो वह आपको नई दिल्ली है और यूपीएससी के जो अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो आपको श्री प्रदीप कुमार जोशी को बनाए गए हैं और इनसे पहले जो यूपीएससी के अध्यक्ष थे वो आपको श्री अरविंद कुमार सक्सेना थे। अब हम चर्चा करते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी के अभी जो अध्यक्ष है वो आपको अजय त्यागी है और श्री अजय त्यागी के आपको जो कार्यकाल था उसमें आपको 18 महीने की वृद्धि की गई है। तो सबसे पहले जानिए कि ये सेबी जो है आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले सेबी का हम पूर्ण रूप जानते हैं। तो सेबी का पूर्ण रूप होता है आपको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका पूर्ण रूप होता है और इसका गठन जो हुआ था आपको 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन इसे जो संवैधानिक मान्यता दिया गया था वो आपको जनवरी 1992 में। तो सेबी के जो अभी चेयरमैन हो गए वो आपको अजय त्यागी हो गए। सेबी का गठन कब हुआ था? तो आपको 12 अप्रैल 1988 को। और सेबी को जो संवैधानिक मान्यता दिया गया था वो कब दिया गया था? तो वो आपको जनवरी 1992 में। और ये जो सेबी है इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो सेबी का जो मुख्यालय है वो आपको मुंबई में है। और सेबी क्या करती है? तो जो भी भारत के जो पूंजी बाजार है उस पूंजी बाजार को ये क्या करता है? नियंत्रित करने वाली एक संस्था है, यानी कि कंपनी के जो शेयर होते हैं उस शेयर को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी कि पूंजी बाजार में कार्य करने वाली भारत की यह क्या है कि आपको मुख्य संस्था है। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सेबी का सबसे पहले गठन, तो सेबी का गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। सेबी को संवैधानिक मान्यता कब दिया गया था? तो आपको जनवरी 1992 में। सेबी के अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? तो श्री अजय त्यागी और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपको मुंबई है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था आपको 2019 में काफी चर्चित मुद्दा रहा। तो जम्मू कश्मीर पहले जो था उसे एक राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन क्या हुआ था कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था कि आपको संसद के द्वारा आपको जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35 के एक को क्या कर दिया गया था? निष्प्रभावी कर दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ था कि आपको 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। तो एक हिस्सा इसका बना लद्दाख और एक हिस्सा इसका रहा जम्मू कश्मीर। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और आपको लद्दाख जो है भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। तो जम्मू कश्मीर आपको चर्चा में अभी क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिए। इसके बाद जम्मू कश्मीर के जो नए उपराज्यपाल बने हैं वो आपको श्री मनोज सिन्हा बने हैं। श्री मनोज सिन्हा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है और यह आपको भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है। तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो आपको गाजीपुर है। आपको उत्तर प्रदेश से ये चुनाव लड़ते हैं। ये पूर्व में आपको राज्य रेल मंत्री भी रह चुके हैं।
तो आइए यहाँ पर हम चर्चा की है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो यह आपको भारत के दो क्या है, नए केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है वो अभी 8 है, ठीक है। पहले 7 था और 7 के बाद 9 हुआ और 9 के बाद फिर क्या हो गया, 8 हो गया। जानिए कि कैसे कैसे यह परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले आपको चंडीगढ़ था, दिल्ली था, दिल्ली के बाद हम आते थे दमन और दीप, उसके बाद दादर नागर हवेली, उसके बाद पुदुचेरी और आपको लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तब पहले यह 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन आपको अक्टूबर 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया, एक आपको जम्मू और कश्मीर और एक जो बढ़ा था आपको लद्दाख, तो टोटल 9 था। लेकिन जनवरी 2020 में क्या हुआ था कि दमन और दीप और दादर और नागर हवेली को क्या कर दिया गया कि एक साथ विलय कर दिया गया। तो इस प्रकार से अभी भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है वो अभी आपको 8 है। तो यहाँ से आपके लिए करंट में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा यह होगा कि अभी जो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए वो किसे बनाए गए, तो श्री मनोज सिन्हा को बनाए गए। और इनसे पहले जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे वो कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और गिरीश चंद्र मुर्मू से एक चीज और भी याद रखिएगा कि यह जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। अब हम बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया गया है और यह श्री राजीव महर्षि का स्थान लिए हैं। यानी कि श्री गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले जो आपको भारत के नए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक थे वह आपको श्री राजीव महर्षि थे। तो कैग जो है आपको एक संवैधानिक पद है और इसकी चर्चा जो है आपको संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 148 में क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 148 में क्या है कि आपको कैग की नियुक्ति, उसकी शपथ और उसके सेवा से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। वही हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 149 में कैग के बारे में क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 149 में आपको कैग के जो कर्तव्य है और उसकी जो शक्ति है उसके बारे में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 150 में इस बात को रेखांकित किया गया है कि भारत के राज्य व संघ राज्य जो होंगे वो आपको कैग की सलाह पर राष्ट्रपति के अनुसार ही अपना खाता बुक रखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 151 के अनुसार कैग जो है अपना रिपोर्ट जो देगा वो आपको राष्ट्रपति को देगा और कैग की जो रिपोर्ट होगी वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा। यानी कि कैग जो अपना रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को तो उस रिपोर्ट को फिर आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों पटल पर रखा जाएगा।